अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ दोज डेज पाकिस्तान की सियासी तारीख में सियासत में कोई भी डल मोमेंट नहीं होता है। वजीर आजम बड़े पुरएतमाद हैं, बजट जो आने वाला है कहते हैं आसानी से पास करा लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन इसमें रोड़े अटकाएगी, रुकावट डालने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कामयाब नहीं होती नजर आती। साथ ही वजीर आजम ने कहा कि अब हमारी मईशत की सम दुरुस्त हो चुकी है, आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ देने की उन्होंने बात भी की है। ऑपोजिशन जो कि ऑलरेडी हमें डिवाइडेड नजर आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अब एएनपी पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हैं। वो बजट के मामले में हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब और उनके साथियों का सब्र शायद अब जवाब दे रहा है। आज भी उन्होंने कुछ अहम और मानी खेज बातें की हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अंदलीब साहिबा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। वजीर आजम बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब मईशत सही समत में आगे बढ़ रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लाख कोशिश कर ले कामयाब नहीं होगी बजट को रुकवाने में। आप लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी बुनियाद क्या है? क्योंकि आज भी जहांगीर तरीन साहब और उनके साथियों ने अपने घर पर एक इजलास किया अदालत में पेश होने से पहले, साथ ही वो अब बेचैन कुछ बेसब्र नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मईशत है वो बहुत ही पॉजिटिव, रोज़ बरोज़ आपको पॉजिटिव न्यूज़ आती है। सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था 4% ग्रोथ आई। आज ही न्यूज़ आई है कि इंडिया की जो इकॉनमी है इस पूरे साल में जिसमें पाकिस्तान 4% ग्रो हुई है वो 7.3 श्रिंक हो गई है, कम हो गई है। और वहाँ आपने कोरोना का हाल भी देख लिया, पाकिस्तान में माशाल्लाह कोरोना मैनेजमेंट भी आप देख लें, इकॉनमी जो है और उसमें बड़े लोगों ने बात की लेकिन फिगर्स आपके सामने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% बढ़ी, कार सेल्स 54% बढ़ी हैं, सीमेंट सेल्स जो है हाईएस्ट हैं हिस्ट्री में, ट्रैक्टर्स 62% बढ़े हैं। उसके अलावा आप देखें करंट अकाउंट सरप्लस हमारा 10 साल के बाद है, वरना हमेशा डेफिसिट होता है। और तो अंदलीब साहिबा ये 1-2 महीने में तो नहीं हो गया जाहिर है, यानी कि इससे पहले की जो आपकी मौशी टीम्स थी, चाहे वो असद उमर साहब थे या हफीज शेख साहब थे, वो ठीक काम कर रहे होंगे तो अब ये आपको समरात मिल रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने ठीक काम नहीं किया। हमने ये कहा है कि तो वक्त लगता है डायरेक्शन में। अब जब तक फिगर्स नहीं आ जाते कि बम्पर क्रॉप्स हैं, 6 बम्पर क्रॉप्स हुए हैं, अब जब तक फिगर्स नहीं आ जाते हम पहले से शेखियाँ मारना शुरू हो जाएं, वो भी ठीक नहीं है। हमने एक एक चीज़ काउंट की है, चैलेंज किया है कि जी आके कोई भी फिगर आप देख लें। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है 1.4 बिलियन, हाईएस्ट एवर इन अ मंथ। अब IT एक्सपोर्ट 2 बिलियन पे पहुंच गई। या आपका कॉन्फिडेंस कहें कि जहांगीर तरीन साहब के मेंबरान आज भी मिल बैठकर बात करते हैं, आज भी उनके घर पे बैठक हुई है अदालत में पेश होने से पहले। अली जफर साहब की रिपोर्ट का उन्हें इंतजार है, साथ में वो ये भी कह देते हैं कि जनाब बहुत सी बातें हैं जो मैं बाद में करूंगा, अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता। आपको लगता है कि बजट के पास होने में वो और उनके साथी कोई रुकावट खड़ी कर सकते हैं PTI के लिए? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो ये, इसके 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि ठीक है वो अपनी एक ग्रुप होता है, हर पार्टी के अंदर एक ग्रुप होता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी के मामले में कुछ पार्टी के लोगों पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक इंडिपेंडेंट बंदा पार्टी का जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल था, हो गया, पार्टी का मामला है, उन्होंने इशू भी कर दिया। सब ने कहा कि जी बजट पे हम बिल्कुल साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो एक जमहूरी पार्टी में होता ही रहता है। तो अभी भी उनकी अगर मीटिंग्स हो रही हैं या बाद में भी होंगी, बजट का आपने स्पेसिफिक सवाल किया, बजट का उनको पता भी है, कॉन्सिक्वेंस पता है, क्योंकि बजट में बड़े स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने बजट में पार्टिसिपेट नहीं करना तो फिर आप ऑब्वियसली आप पार्लियामेंट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और उन्होंने बड़े खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम बजट भी पास करवाएंगे, वैसे भी हम इमरान खान PTI के साथ हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके लिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने कि उनकी तसल्ली हो जाए कि कोई ऐसा बंदा पार्टी में नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है, उसके ऊपर उन्होंने एक जो एक्सेप्टेबल बनता है वो कायम। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बजट आज ऐसा लग रहा था कि उनकी तसल्ली
हुई नहीं है, उनकी तसल्ली हुई नहीं है अभी तक। आज उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। तारिक साहब, अब आपकी बतौर ऑपोजिशन क्या स्ट्रैटेजी है? जाहिर है पीडीएम में पीपल्स पार्टी की राहें तो जुदा हो गई हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या ऑपोजिशन ने कोई हिकमत अमली तय की है कि किस तरह से आने वाले बजट में हुकूमत को टफ टाइम देना है? साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब से जब पूछते हैं कि जहांगीर तरीन साहब वाला मामला क्या मामला है, तो वो कहते हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, पीटीआई का अंदरूनी मामला है। अगर उनका अंदरूनी मामला है तो आप कैसे इनके नंबर्स को चेंज करेंगे, क्योंकि हुकूमत के साथ उनके तमाम इत्तेहादी इंटैक्ट हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बजट की बात की है और उसमें जो अपोजिशन की आपने हिकमत अमली की बात की है, उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि टू प्रोंग पॉलिसी है अपोजिशन की। सबसे पहली पॉलिसी तो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट के तर्जमान जो मुख्तलिफ फर्ज आपको अदाद शुमार दे रहे हैं, वो असल हक़ाइक़ आपके सामने रखने, और वो टर्म्स जो सिर्फ माहिर माशियात ही समझ सकते हैं या उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो ये अवाम के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अवाम को कुछ समझ ना आ सके कि मईशत का ऊँट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। हम ये कर रहे हैं कि हम 2018 को जब गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संभाली, उस वक्त के आदाद शुमार क्या थे, ये अशारिये दाएं बाएं करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है हुकूमत का। हम आपको प्रिसाइजली और आम फाहम ज़बान में भी बताएंगे, बजट से पहले भी, बजट के दौरान भी, तो उस वक्त आदाद शुमार क्या थे, आज आदाद शुमार क्या है और हकीकी आदाद शुमार क्या है, और एक आम आदमी की ज़िंदगी उस वक्त कैसे गुजर रही थी, उसमें क्या आसानी और मुश्किलात थी, और आज वो मुश्किलात कितनी बढ़ चुकी हैं और वो आसानियां कितनी खत्म हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर हमारी जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ये सब कुछ आप बताएंगे ही, बजट ये आराम से पास करा लेंगे, उस पे कोई हिकमत अमली नहीं है अभी तक? ये तो अगले का स्टेप है। मैं तो आपको पहली बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले असल हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करना, एक बात। दूसरी बात ये है जी कि ज़ाहिर है नंबर गेम अभी हुकूमत के पास है, तो बजट पास हो जाना कोई ऐसी गैर मुमकिन बात भी नहीं है, गैर हकीकी बात भी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उन जमातों को जो इससे पहले गवर्नमेंट की हलीफ थी, गवर्नमेंट का साथ छोड़ चुकी हैं, कई और लोग तैयार हैं, पर पुर्जे तोल रहे हैं। देखते हैं आगे नंबर गेम क्या बनती है। हम समझते हैं कि अपोजिशन को कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि कच्चा वार नहीं करना चाहिए। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट हो, और आपने जहांगीर तरीन साहब का पूछा, ठीक है, आप कह रहे हैं कच्चा वार नहीं करना चाहिए, बजट पास होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी नंबर्स पूरे हैं। लेकिन कादिर खान साहब आपसे पूछते हैं, आपको लगता है कि ऑपोजिशन को कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पीपल्स पार्टी पार्लियामान के अंदर रहकर सियासत करने के बड़े हामी और बड़े दाई हैं, तो मे बी ऑपोजिशन को जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के उनसे रब्ता करना चाहिए, मे बी जहांगीर तरीन साहब के लोगों से रब्ता करना चाहिए, कोई तो स्ट्रैटेजी हो, या फिर अगर इजी नंबर हैं तो पास होने देना चाहिए बजट? जी बहुत शुक्रिया। यूँ कहें कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है अपोजिशन के दरमियान। हुकूमत के सफ़ों में तो दरारें है ही है, मगर बदकिस्मती से शायद खाकान अब्बासी साहब की वजह से और उनके किरदार की वजह से, उनकी हरकत की वजह से उन्होंने पीडीएम के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक तरफ इत्तेहाद बनाए, सियासी इत्तेहाद बनाए, और सियासी इत्तेहाद एक बराबरी के सतह पे बनता है, अब बराबरी सतह पे अगर कोई इत्तेहाद होता है तो उस इत्तेहाद को आप शोकाज दे सकते हो कि आप मियाँ बरादरान का या इत्तफाक फाउंड्री का मुलाजिम समझ के बिलावल भुट्टो साहब को आप शोकाज दे रहे हो। तो फिर उस ऐसी सूरत में फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि कोई पार्टी किसी को निकाल नहीं सकता है, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब के सामने मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की है, मरियम नवाज साहब ने बातें की, वो भी पूरी दुनिया ने सुन ली है। तो सवाल ये है कि बदकिस्मती है पीपल्स पार्टी की तो हमेशा कोशिश रही है, और एक तरफ ये जो मुहिम चला रहे थे पीडीएम के सतह पे कि हमने इस्तीफ़े देना है, और फिर वो इस्तीफ़े को छोड़ के और उन्होंने जो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को कराची से मेरे हल्के में इसने इलेक्शन लड़ा के, और ख़ुद मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिस तरह वो भाग दौड़ कर रहते हैं, शायद मुस्लिम लीग नून को कोई वर्कर भी तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते जो कर रहते हैं। बहरहाल ये एक अलग स्टोरी है। सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आप इस्तीफ़े खेलने के साथ अब ये आपने लंबा प्लान दे दिया 29 जुलाई तक कराची में जलसा। तो इनसे ज़रा ये पूछो, कराची में जलसा आप किसके खिलाफ करे हो? आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे,
यहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और एहतजाज करो वफाकी हुकूमत तो आप पिंडी में करें, आप गुजरावां करें और लाहौर में करें, जो पहले आपने एक नाकाम जलसा करके दिखाया। तो ऐसी सूरत में मैं समझ रहा हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ तारिक फजल चौधरी साहब के कि आप अभी थोड़ा सा आप लोग को जो बात कर रहे थे इस्तीफे तो दे देना ज़रा, इस्तीफे हमें भी तो पता चल जाए कि पीपल्स पार्टी के बगैर आप क्या कर सकते हो। और फिर ये मैं कहूंगा कि इसमें यकीनन आपकी सवाल वो कह रहे हैं कि हमें भी पता लग जाए पीपल्स पार्टी के बगैर क्या कर सकते हैं। ये तो इस्तीफों को कह ही रहे हैं कि आप जरा इस्तीफे दे दें। साथ साथ परवेज खटक साहब ने भी कह दिया है कि वो किधर है पीडीएम का धरना और एहतजाज। तो ये सारे सवालात तो उठ रहे हैं। लेकिन ये ऐसे ही मैं क्या बात करूँ ना, इस सवालों के वो सारा न पैर है भाई, नए नए आए हैं, जाहिर है इन्होंने जरा थोड़ी अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका कोई ना तो कोई अभी मौका है ना महल है। एहतजाज जो है वो किस बात के ऊपर हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रही है। आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अवाम की सूरत हाल जो है वो क्या है, और मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और उनकी हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजीज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, किस तरह वो इक़्तिदार में आए जाली इलेक्शन के जरिए उसको मजीद एक्सपोज करना, एक साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना, ये सारी चीजें जो हैं जो पीडीएम का मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि जो फिगर्स हैं उनका मवाजना करा लीजिए। जी 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 मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें जो हैं ये पीडीएम के हदफ हैं और इनको हासिल किया जाएगा ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में किसी तरह भी कोई ऐसी पार्टी चोर दरवाजे से, और बिलखुसूस इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 2018 के इलेक्शन में आई है, वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके, और जो भी जमात आए वो साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए अवाम के मैंडेट से इक़्तिदार में आए ताकि पाकिस्तान जो है किस्मत में बढ़ सके। आपसे पूछना चाहेंगे, तारिक साहब ने इससे पहले भी बात की है और अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान साहब भी कह रहे थे कि बातें इधर की उधर करने से ग्रोथ नहीं हो जाती। ये सब अल्फाज का गोरख धंधा है और जितना कर्ज उठाया है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के गले का फंदा बनेगा। तो जब ये आपके फिगर्स मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो किस तरह से फिर आप आगे मामलात बढ़ाएंगे? तो आपके तमाम दावे जो हैं फिर उस पर आवाम कैसे यकीन करें? या फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की जो बात है वो कहती हैं कि एक कंपैरिजन ले लें 2018 और 2021 का, तो वो कोई है इरादा आप लोगों का इस तरह का कंपैरिजन जारी करने का? जी बिल्कुल, ये देखें कंपैरिजन तो पहले ही जारी हुआ है। मेरे पास ये सारे फिगर्स हैं 2013 2000, ये क्योंकि ये फिगर्स इनके पब्लिश है। जिस ज़माने में ये थे ये पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे से पब्लिश्ड है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं, जिस ज़माने में ये थे जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स होता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे होता था, और आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब कितनी दफ़ा पकड़े गए थे। पहले इन्होंने ग्रोथ रेट जो दिखाया IMF ने इतराज़ किया, उन्होंने कहा 3.1 है 4.2 नहीं है, और इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब ये देखें कि ये फिगर्स अगर मैं अभी भी देख रही हूँ, ये डेट की जो बात करें लाइबिलिटीज़ की, आप ये देखें कि 2018 में जब हम मिले हैं, हम आए हैं यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर आए हैं, इनकी 11.8 बिलियन पर ईयर ग्रो हो रहा था डेट। 2019 में 11.1 पे आया जो ग्रो हो रहा था, 2020 में 6.7, और 2021 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो 3.3 बिलियन सिर्फ ग्रो हुई हैं, क्योंकि ये इतना कर्जा ले चुके थे। और आपको पता भी है, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें कोई शक है, ये तो इनका फिगर है कि ये 19 बिलियन का करंट अकाउंट 19.2 ये इनका फिगर है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो इसहाक डार ने फिगर किया 2018 में 19.2 खसारा था। आदादो शुमार अब जो आप है बता रही हैं, लेकिन एट द सेम सरप्लस टाइम सेंसिटिव SPI जो आया है अंदलीब साहिबा पिछले हफ्ते का 16% आया है। अब अशाए खुरोनोश की कीमतें आप देख लें, आवाम तक ये सवालात कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, ये सवालात बहुत से बाकी हैं। लेकिन ज़रा हम आते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कल भी आवाम से ज़रा बराह रास्त टेलीफोन पर बात की है और PDM के हवाले से उन्होंने क्या कहा ये सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़वाते हैं। इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, हमारी इनका जो मकसद है ना ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो, जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी जिंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है,
अच्छा, ये तो गुफ्तगू आपने सुन ली। अब ऑपोजिशन की दोनों जमातों से हम ज़रा पूछ लें। तारिक साहब, सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं। बेसिकली वज़ीर आज़म शायद यही कहना चाह रहे हैं कि बड़ी निकम्मी ऑपोजिशन मिली है मुझे। अब अगर जितने मुश्किल हालात से गुजरे हैं अवाम भी, और वज़ीर आज़म ने अपना भी तस्करा किया, अगर कोशिश करते तो अब तक हुकूमत जा चुकी होती। देखिए, इस गुफ्तगू में सबसे पहली बात तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल एतराफ़ किया है इस बात का कि हमारी हुकूमत इस कदर नाकाम हो चुकी है और इतने मुश्किल हालात से लोगों को गुजार रही है कि बड़ी आसानी से हमारी हुकूमत को गिराया जा सकता था। बकौल उनके अगर अपोजिशन जो है वो कोई सीरियस एफर्ट करती तो हमारी इस नकम्मी और नालायक हुकूमत को गिराना बहुत आसान था। ये इसकी आसान ट्रांसलेशन है जो वज़ीर आज़म ने बात की है। बाकी अभी तक हुकूमत क्यों नहीं गिर सकी, अपोजिशन की इसमें कितनी, मैं ये कहूँगा कि हिकमत अमली की नाकामी है, इस पर बात ज़रूर हो सकती है कि हमारी हिकमत अमली अगर इससे बेहतर होती शायद मज़ीद बेहतर नताइज निकल आते, हुकूमत गिर जाती। लेकिन वज़ीर आज़म का जो एतराफ़ है कि हमारी गैर मकबूल हुकूमत को गिराना बहुत आसान था, ये बहुत चौंका देने वाला एतराफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का, चाहे वो कठपुतली क्यों ना हो, वो खुद एतराफ़ कर रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो आसानी से गिर सकती थी अगर हुकूमत संजीदा, अगर अपोजिशन संजीदा होती। अच्छा, अंदलीब साहब, आप समझते हैं ये एतराफ़ जुर्म है वज़ीर आज़म साहब ने जो किया कि हम लोग इतने मुश्किल हालात में अवाम थे 2 साल? जी जी, प्लीज़ आप कंटिन्यू कर लें। मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि दूसरी बात उन्होंने जो की कि एक अपोजिशन की, और दूसरा कहा कि हमारे कोई अपने ज़ाती मकासद है। कतई तौर पर कोई ज़ाती मकसद नहीं है। जितना आप जोर लगा सकते थे आपने लगा के अपोजिशन के खिलाफ आपने झूठे मुकदमात बनाए हैं, वो अपोजिशन अभी भी फेस कर रही है। लीडर जो है वो जेलों में है, कोई जमानतों पे हैं, साबित आप कुछ नहीं कर सके, करप्शन किसी की आप पकड़ नहीं सके, कोई आप किसी पे ऐसी कोई टेक बैक, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत आप दे नहीं सके। तो ये इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है, मुकदमात की आप भरमार आपने की हुई है। ये कोई ज़ाती मफाद या उसकी बात नहीं है, ना किसी ने आपसे कोई जो सो कॉल्ड आप हर वक्त कहते रहते हैं NRO मांगा है। ये पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई है और ये इसमें अवाम ही फतेहयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई है क्या, लेकिन क्या PDM ने इससे पहले जितनी भी सियासी इज्तिमात और जलसे जुलूस किए, आवाम तक वो मैसेज पहुंचा पाए कि आवाम के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं? ये हम ज़रा कादिर खान साहब से भी पूछेंगे। लेकिन अंदलीब साहिबा, तारिक साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तो खुद एतराफ़ कर लिया कि हम लोग इतने नालायक हैं कि आवाम बड़े मुश्किल में रहे हैं 2 साल। देखिए तारिक साहब जो है ना, वो अब मैं उनके साथ मुझे हमदर्दी है, बिकॉज़ वो उन बेचारों को खुद समझ नहीं आ रही। अभी पहले देखें, पहला पॉइंट क्या है कि जी पीपल्स पार्टी और PDM की होगी लड़ाई, और उसके अंदर ये जो सारा इनका फोकस था, और इन्होंने दावे किए थे कि दिसंबर में हुकूमत जाएगी, फिर जनवरी में जाएगी, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर इस्तीफ़े होंगे, फिर बॉयकॉट होगा। वो सारे के सारे यू टर्न, क्या इन्होंने जेड टर्न्स लिए हैं, जिग जैग कर रहे हैं। ये तो यू टर्न नहीं, ये जेड टर्न है। अब वो वहाँ हो गई बेइज्जती। अब दूसरा मसला ये हो गया कि पीपल्स पार्टी और उनकी लड़ाई तो एक तरफ, जो सबसे मसला हुआ है ये आपस में नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर की लड़ाई हो गई है। आप ये देखें कि नून लीग जो लंदन है उनका बयानिया और है, नून लीग लाहौर का बयानिया और है। और यहाँ जब वो शहबाज शरीफ साहब जो चाह रहे थे कि वो भी फ़रार हो जाए, उन्होंने कहा होगा कि भाई ये बैठे हैं वहाँ बीमार होके बहाना लगा के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ। उन्होंने रातों रात फ़रार होने की कोशिश की, वो पकड़े गए। वहाँ जब मरियम जो हैं वो लीड कर रही थी, अब मरियम को शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मरियम ने आगे बयान दिया है कि जी मज़ामत की सियासत के बगैर मफाहमत हो ही नहीं सकती, डायरेक्ट उनको कहा है। अब ये जो है नून लीग लंदन और आपस में इनकी छिड़ गई है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बातें करते हैं, चाहे इकोनॉमी की, चाहे ये अवाम की, इनका कुछ रह गया? आप अवाम का ये हाल देखें कि इन्होंने कहा था महंगाई मार्च करेंगे, आज तक नहीं किया। फिर इन्होंने कहा नहीं था कि हम मीनारे पाकिस्तान भरेंगे, या आर होगा या पार, ये पार हो गए। अवाम आई नहीं इनके साथ, क्योंकि अवाम को पता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी लंदन लाहौर की हम बात कर लेंगे, अवाम के लिए नहीं निकले, की बात कर लेंगे हम अपने तारिक साहब को दबाने के लिए निकले। तारिक साहब, कादिर खान साहब, अभी यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, कुछ और बात भी करेंगे। कादिर खान साहब, आपको भी जरा शामिल गुफ्तगू करें। बिलावल भुट्टो साहब ने PDM को कंफ्यूजन का शिकार करार दे दिया। आपको क्या लगता है, क्या कंफ्यूजन है PDM में,
और जिस तरह अंदलीब साहबा कह रही हैं कि अगर ये वाकई अवामी सियासत कर रहे होते, आप भी ज़ाहिर है PDM का हिस्सा थे, क्या आप लोग आवाम तक वो मैसेज पहुँचाने में कामयाब रहे कि हम आपकी बात के लिए बाहर निकलें? देखो, जो आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुफ्तगू सुनाई है और फिर जो तारिक फजल चौधरी साहब ने उसके ऊपर बात की है, मैं तारिक फजल चौधरी साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि PTI की हुकूमत या इस कठपुतली हुकूमत को आसानी से गिराया जा सकता था। अब आपको पता है कि पंजाब में 7 सीटों पे वज़ीर आला बना है और मरकज़ में 4 सीटों पे वो वज़ीर-ए-आज़म बना है। अब अगर आप जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ले लें तो 32 उसके पास पंजाब में MP है, 8 MNA है ज़्यादा। अब ऐसी सूरत में जब बिलावल भुट्टो साहब ने पहले एक तजवीज़ दी थी कि आप अदम एतमाद लाए पंजाब में, मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया, मरकज़ पे उन्होंने इनकार कर दिया और फिर जाके सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने PTI के साथ बाकायदा सीटें आधे आधे करके बांट दिए। यानी हमें कह रहे आप सिंध हुकूमत ख़त्म कर दें, आप इस्तीफे दें, खुद मुका कर लिए। उसको भी छोड़िए, पंजाब लड़काना में जमीयत ने, मुस्लिम लीग नून ने, PTI ने एक एहतियात कर लिए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उसको भी एक तरफ रख ले। मेरे हल्के NA 249 में एक दरख्वास्त पे PTI और नून लीग दरख्वास्त दे रहे रिटर्निंग अफसर को। अब आप मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ नुकसान किस, यकीनन कठपुतली हुकूमत को आसानी से गिराया जा सकता है हबीबी, मगर इनकी नीयत तो साफ़ हो। इनकी तो एक ही मिशन है, इनकी तो एक ही मिशन है, अदालत से सज़ा लेके बाहर जाए, 6 साढ़े 6 साल बाल आ जाए, मैं वकील हूँ, 1 महीने का टाइम होता है, 6.5 साल के बाद अपील मंजूर होता है, दोबारा गए, अब फिर वही सिलसिला। ओ बाबा, ये चीज़ें खुद करो। जब पहले PDM का इजलास हुआ था तो बिलावल भुट्टो साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सारे इस्तीफे दे के और मौलाना साहब को दे दे, तो बिलावल भुट्टो साहब ने बोले मौलाना साहब को नहीं, मियाँ साहब आप आ जाए, आपको इस्तीफे देते। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लंदन में कॉफ़ी शॉप पी रहे हो या हम धक्के खा ले, जेले खाए, कोड़े खाए, शहादतें ले, फांसी चढ़े, ऐसा नहीं होता है। जदोजहद ऐसे होती है। सुन ले, पंजाब में आप अदम एतमाद नहीं लेके आए, तो तारिक साहब से जवाब ले लेते हैं। लंदन में कॉफी पीने से जद्दोजहद कुर्बानी देने से होती है। तारिक साहब लंदन में वो कहते हैं कॉफी पीने से जद्दोजहद नहीं होती। साथ ही बिलावल साहब कहते हैं कि PDM अब कंफ्यूजन का शिकार है। आपको क्या लगता है PDM में क्या कंफ्यूजन है? क्या आप कोई है कंफ्यूजन जिसको दूर करने की ज़रूरत है? और अब क्या स्ट्रैटेजी है? अगर 8 MNAs हैं जहांगीर तरीन साहब के पास या हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी हैं, आप लोग आने वाले दिनों में इन लोगों से या इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे ताकि कुछ इन हाउस टफ टाइम दिया जा सके हुकूमत को भी? मंदोखेल साहब की बातें जो हैं वो सिर्फ ताने और कोसने हैं, जिनका किसी का भी जवाब देने का कोई मंतक नहीं है, इसलिए उसके पे जवाब बनता ही नहीं है। वो लगे हुए हैं पता नहीं किस एजेंडे पे हैं। जब आपके पास जवाब है ही नहीं, आप जवाब दे देना। जी जी, मैं ताने और बादशाह सलामत लंदन में बैठे हुए, हमें कह रहे आप इस्तीफे दे, घोड़े खाओ, जेले काटो। खुद एक दुनिया की मुतनाज़ा इलेक्शन के नतीजे में आए हुए हैं। बस छोड़े, मैं आपकी जवाब है नहीं, कोई नहीं। पंजाब में आपने मुक्का कर लिया, आप उसके जवाब दे दे। आपने जब कोई आपने कोई बात की इस काबिल उसका जवाब दिया जा सके, मैं जवाब दे दूंगा। एक तरफ आप ऐसे आपकी कोई एक बात भी इस काबिल नहीं है। जब आपने कोई संजीदा बात की तो मैं जवाब दे दूंगा। ये भी काबिल नहीं है आपकी बात के मैं उसका जवाब दूं। मैं कंफ्यूजन की बात करूंगा। भाई बस मेरी मर्जी है ना, आप मुझे मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। कोई बात आपने संजीदा की तो जवाब दूंगा ना। छोड़े कंफ्यूजन की बात है, जो बात है PDM की, तो सलामत को इधर लाना है और आपके पास कोई मुहिम नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है आपका। देना इस्तीफे। भाई छोड़े ना यार, छोड़े मत ना बचकाना बात करें, बच्चों वाली बातें ना करें। सिंध हुकूमत खत्म करने पे थे, अब कौमी असेंबली में दे देना अपने इस्तीफे, पता चल जाए हमें आपको कि आप कितने पावरफुल हो, कितने आप बाज़मीर लोग हो, कितने आप दलेर हो। आप इस्तीफा देना, पता है हमें सब। एक ही रात में पूरे नून से काफ लीग बन जाता है, पता है आप सब। आप बात कर लें, आप कर लें मंदोखेल साहब, कर लें। और भी तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि आप दोनों जरा परेशानी की। जहांगीर तरीन साहब ने आज सुबह बात करते हुए क्या कहा है वो जरा सुन लेते हैं। सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। इंसाफ का टाइम आ गया है कि जो भी अली जफर साहब ने रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल के रख दूंगा।
अंदीप अब्बास साहबा, आपके इल्म में हैं कौन सी बातें हैं जो वो अभी नहीं कर रहे और इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का? बाय द वे, रिपोर्ट आ भी जाए तो उसकी कानूनी हैसियत तो ऐसा कोई नहीं है, तो उसका क्या फ्यूचर होगा फिर? देखिए, ये जो बातें हैं वो तो वो खुद जानते हैं, मैं तो नहीं जानती, और ऑब्वियसली उन्होंने खुद कहा है कि हम जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। जहाँ तक रिपोर्ट का ताल्लुक है तो अली ज़फ़र ने बड़ी क्लियरली कहा था कि जी मेरा काम है कि जी पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों के बारे में उनको एतराज़ात हैं, और मेरा काम है ये देखना कि जो एतराज़ात उनको हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है। और इसीलिए उन्होंने यही कहा था कि मैं कोई रिपोर्ट तो लिखूंगा नहीं, है कोई कमीशन तो बैठा नहीं हुआ, ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, और मैं जाके एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बता दूंगा कि जी जो उनको एतराज़ात है पार्टी के कुछ लोगों के बारे में, क्या उसमें हकीकत है या नहीं है। ज़ाहिर है कि बात बयानात से निकलकर मुकद्दमेबाजी तक पहुंच गई है। नज़ीर चौहान साहब वाला और शहजाद अकबर साहब वाला मामला आपके सामने है। आपको क्या लगता है? शहबाज गिल साहब ने भी कहा जी असरअंदाज होने की इस किस्म के हथकंडों से कोशिश की जा रही है। अगर जहांगीर तरीन साहब सेटिस्फाई ना हुए, जो अभी तक लग रहा है वो नहीं होंगे, तो रिपरकशंस उनके लिए होंगी या हुकूमत के लिए होंगी? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बड़ा क्लियर स्टांस है, और उन्होंने जब उनकी मुलाकात भी हुई थी तो सबको समझाया था। उन्होंने कहा था जो दो बातें हैं, एक तो मैं इंसाफ करूंगा और बिल्कुल हर एक को एक जैसा ट्रीट करूंगा, ये नहीं होगा कि मैं किसी के साथ ज़्यादती करूंगा। अगर इस केस में जो भी एविडेंस मिल रहा है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, वो चाहे मेरा रिश्तेदार हो चाहे कोई और हो, उस पर एक्शन होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं ब्लैकमेल कभी नहीं हो सकता, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं होगा। तो बड़ा क्लियर स्टांस है। लेकिन और मिले तो सही ना। अब ऑपोजिशन कहती है वो ब्लैकमेल हुए इसीलिए फिर मिले भी नहीं। देखिए, ये तो मुझे तो समझ नहीं आती वैसे कैसी बातें करते हैं ये। भाई वो एक पार्टी का मामला है, पार्टी के लोग आके अपने चेयरमैन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पार्टी के कुछ लोग ये कर रहे हैं, मतलब वो आगे से इनके लोग कह रहे हैं जी हमें भी मुलाकात दी जाए। वो एक पार्टी का मामला है ना, हमने उस पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी दो बंदे हैं जिन पे उनको लगता है कि कोई उनके खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं, उसके ऊपर एज ए चेयरमैन वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी आके कोई आप पुलिस को बुलाएं और इनको गिरफ्तार करवाएं या कुछ। उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे अंदर हमारे खिलाफ एक ग्रुप है पार्टी का जो काम कर रहा है और फैला रहा है, तो ये इंटरनल पार्टी मैटर है, ये शहबाज शरीफ ने भी कहा है। अच्छा, आज जब जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि वो नज़ीर चौहान साहब का जो मुकदमा है उसको सपोर्ट करेंगे, उसको आगे परसू करेंगे, तो आपको लगता है वो ये ठीक फैसला कर रहे हैं या इसकी मजम्मत करती हैं आप, जिस किस्म की भी इल्ज़ामात वो शहजाद साहब पे लगा रहे हैं? देखिए, ये उनका ज़ाती मामला है और आपस में उस ग्रुप का मामला है। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो वक्त है इसमें पार्टी के सब लोगों को एक एक्सपोजे भी हो जाता है, पता भी चल जाता है कि जो कौन कितनी पानी में है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप जब एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप उसके नीचे अपना इलेक्शन फाइट करते हैं, आप ओथ लेते हैं उसके बाद आप पब्लिकली भी कहते हैं कि जी हम पार्टी के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम बचा देंगे, तो फिर आपको उसी तरह आगे चलना चाहिए। अच्छा, आपको उसी तरह आगे चलना चाहिए। तारिक साहब, आप लोग अब भी यही समझते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदरूनी मामला है, या अल्टीमेटली आपको लगता है कि कभी ना कभी इस मामले में आपको भी शायद दखल देना पड़े, या कोई है राब्ते में जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में से मुस्लिम लीग नून से? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की टिकटों की ऐसा लगता है आप लोगों के बयानात से कि आने वाले इलेक्शन में जो आपका दावा है कि बड़ी डिमांड होगी, आप कहते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये उनका एक जाती मामला है पीटीआई का, लेकिन सियासत में जाहिर है सूरत हाल बदलती रहती है, पॉलिसीज बदलती रहती हैं, आगे जाके देखें अपोजिशन क्या फैसला करती है। लेकिन इस वक्त तक तो यही है कि ये मामला जो है ये गवर्नमेंट का जाहिर है अपना मामला है, उनका अंदरूनी मामला है, और आगे देखें वक्त के साथ साथ क्या सूरत हाल आती है। अभी आप लोगों से मुस्लिम लीग नून से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में से? ऐसा ही है? नहीं, हमारी पार्टी से किसी ने भी राब्ता नहीं किया है जी। अभी वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आपकी पार्टी ने नहीं, उनकी तरफ से कोई राब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, उनकी तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ जी, किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ। ठीक। अब एक और भी मसला है जिस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
ऑल्दो मुल्क में जो कोरोना की तीसरी वेव है उसमें कुछ कमी आना शुरू हुई है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात करेंगे तो ही हमारी बचत है। वक्त से पहले कामयाबी का दावा करना किसी के भी हक में दुरुस्त साबित नहीं हो सकता। सिंध की बात पर्टिकुलरली कर लें तो यहाँ तो मुसलसल बढ़ ही रहा है मामला, अभी कंट्रोल में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे पाबंदियाँ और सख्ती भी ज़्यादा है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 2 माह आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं कि जनाब ये किसी को इख्तियार हासिल नहीं है, ना NCOC को, ना इलेक्शन कमीशन को, ये तो कानून साज असम्बली का इख्तियार है कि वो इलेक्शन आगे करना चाहे तो करे। राजा परवेज अशरफ साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से सुनिए ज़रा। मौजूदा हुकूमत जिसको आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है, तो वो इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें। NCOC कह रहे हैं कि हमें खतरा है कि ये जो इंतखाबात होंगे इससे कोविड फैलने का अंदेशा है, लिहाजा इसको 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाए। अब ये कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में निशाना है। तो रदीफ काफ़ी मिला दिए हैं, कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में एक निशाना है। लीप साहिबा, राजा साहब कह रहे हैं कि वफादारियां तब्दील करने की मुबैना तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, जो NCOC है ना, वो एक प्योरली डेटा बेस्ड हेल्थ और पेंडेमिक डिज़ास्टर के ऊपर बनी है। वो अपनी रिकमेंडेशंस करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कराची में भी एक रिकमेंडेशन की थी कि कराची के इंतखाबात, क्योंकि कराची की नंबर्स पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, उन्होंने कहा था कि ख़तरनाक है और आगे होना चाहिए, लेकिन इंतखाबात हो गए, इलेक्शन कमीशन ने समझा। तो NCOC तो सजेशंस करती है, पॉजिटिविटी देख के थर्ड वेव है, डेंजर है कि अभी नीचे आ रहे हैं नंबर्स, दोबारा ऊपर ना चले जाएं ये। और उन्होंने उसके मुताबिक ये, अगर इलेक्शन कमीशन इसको नहीं समझती मुनासिब तो वो नहीं करेगी। ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब NCOC ने 1000 दफ़ा ये रिकमेंडेशन की, आपको याद होगा। अगर आज़ाद कश्मीर में वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो PTI को कोई एतराज़ नहीं है उस पर, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि कभी भी किसी की सेहत के रिस्क के ऊपर और किसी किस्म की एक्टिविटी जो कि पेंडेमिक को दोबारा हवा दे, और अल्लाह माफ़ी दे हमारा हाल जो हमने बचा लिया है इंडिया जैसा होने से, इंडिया जैसा हो जाए तो कभी भी नहीं चाहेगी। लोगों की सेहत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने ये करना है तो हम उसमें कंटेस्ट करेंगे जिस भी डेट पे। अच्छा, कंटेस्ट करेंगे आप कहते हैं? अगर इलेक्शन होते हैं तो आप कंटेस्ट करेंगे, लेकिन लोगों की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जनाब ये इख्तियार ही आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का है और किसी का इख्तियार नहीं है। कादिर खान साहब, क्या आपकी राजा साहब से बात हुई, कोई सबूत हैं, उन तक इत्तलात पहुँच रही हैं कि मुबैना तौर पर वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही हैं? आपको क्या लगता है कि तमाम तर प्लानिंग के तहत हो रहा है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ के पास अगर मतलूबा तादाद में मेंबरान निकल सकते होते तो वो यकीनन इलेक्शन करने के लिए तैयार होते। गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने वफादारी तब्दील कराने के, और फिर ज़्यादा दूर नहीं जाए, अभी मेरे इलेक्शन में NA249 कराची में एग्जैक्ट 1 महीना पहले 29 अप्रैल को जो है ये हो रहा था, सिंध हुकूमत ने बाकायदा लेटर लिखा कि आप उसको ईद के बाद यानी रमज़ान के महीने में सख्त गर्मी में ऊपर से कोविड मगर उन्होंने कराया इलेक्शन कमीशन में। तो आज़ाद कश्मीर का तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, और ये इससे ज़्यादा अच्छा मौसम तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है ना, वो जो जोड़ तोड़ में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, जो कि कोशिश कर रही है वो अभी भी लोगों को तोड़ने में है। तो मैं समझ रहा हूँ जैसा आपने गर्मी और कोविड और रमज़ान के महीने में आपने कराची में इलेक्शन कराए, तो आज़ाद कमीशन को होने दो, आपको डर क्या है? आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर के, और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास दुगली पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ जो है एक तरफ कर ले, दूसरे के। आपने रिकाउंटिंग पीपल्स पार्टी किसी हल्के में नहीं किए, मेरे वाली में आपने फौरन नून लीग के हक में दे दिया फैसला। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आपने कराची का इलेक्शन कराया तो आप कश्मीर का भी करा ले। ये आपका टेस्ट केस है, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ, ये आपका टेस्ट केस है। ऐसा पॉलिसी आप ना करें।
बात ये होता है ना, तहरीक इंसाफ वाले तो खुद टुकड़े टुकड़े, आप वो यही हमारी बदकिस्मती है पीडीएम के कि हम खुद मुतहद नहीं हुए हैं अपनी हमारे इनकी गलत पॉलिसी की वजह से। अदरवाइज तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाती। पंजाब तो दिनों में ख़त्म हो सकती, घंटों में ख़त्म हो सकती है। जहांगीर तरीन के पास 32 है, एक MPI के खिलाफ FIR कट गई। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी अपनी सफ़ों में दरारें हैं तो हुकूमत उसका फ़ायदा उठाएगी और हुकूमत मज़ीद उसको डिले करने की कोशिश कर रहा था कि मज़ीद लोगों को तोड़ा जा सके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कराची का इलेक्शन हो सकता है सख्त गर्मी में, रमज़ान के महीने में, तो कश्मीर तो उसे आप कहना चाह रहे हैं कि जब कराची के इलेक्शन हो सकते हैं, और बार बार कादिर खान साहब को ऐसा लग रहा है, इस बात का शदीद दुख है कि PDM जो है वो टूट गई और अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या कोई सूरत बनती है कि PDM में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और NP शामिल हो जाए, या फिर इनकी राहें, जैसा कि शाहिद खान साहब कह रहे हैं, अब जुदा हैं, तो ये राहें जुदा ही रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। अनलीब अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, कादिर खान साहब शुक्रिया आपका, और तारिक साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।